सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं जिस पे इतना बवाल मचा हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। मैं खुद बहुत साल कॉलेज में पढ़ा चुकी हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि इस जो रेगुलेशन की बात हो रही है उसको हमें पहले ध्यान से पढ़ कर समझना चाहिए। तो वो तो नहीं कोई कर रहा है, सीधे इसमें से कुछ शब्द उठा लिए हैं जाति से रिलेटेड, एससी एसटी से रिलेटेड, और उसी पर बवाल किया जा रहा है और बहुत कुछ बोला जा रहा है उस रेगुलेशन के बारे में। तो उन्हीं जो अलग अलग उसमें से भ्रम निकल कर आए हैं जो मैं सुन रही हूँ अपने आसपास के लोगों से, उसी के बारे में मैं चर्चा करने के लिए आज आपके सामने आई हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यूजीसी है क्या। यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी है। जिस तरह से आरबीआई सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है इंडिया में और सेबी सारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, उसी तरह से यूजीसी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेट करता है सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, और उसको रेगुलेशन लाने को बोला गया है। अभी रेगुलेशन की बात आई कहाँ से? इस रेगुलेशन की बात यहाँ से आई कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी को कि आप इस पर रेगुलेशन बनाइए। क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह की रेगुलेशन बनाने की? क्योंकि आपने बहुत फेमस केसेस सुने होंगे, रोहित वेमुला का, प्रिया तड़वी का, जिन केसेस में हैरेसमेंट हुआ उनके साथ। हालांकि रोहित के केस में तो बाद में और भी फैक्टर्स निकल कर आए उनके सुसाइड के पीछे, बट ये चर्चा हुई इंटरनेशनल लेवल पर कि इस तरह का भेदभाव इंडिया में किया जा रहा है और इस तरह का हमारे इंस्टीट्यूशन में माहौल है। तो उसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यूजीसी को, और उसके बाद जब 2012 के जो SC/ST एक्ट है उसके ऊपर जब चर्चा करके डेटा मांगा सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्हें जब वो डेटा दिया गया तो यूजीसी ने जो डेटा दिया है, जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, वो ये डेटा है कि सुप्रीम कोर्ट को बताया यूजीसी ने कि 118.4% इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 5 सालों में इस तरह के केसेस का। मतलब 173 केसेस से बढ़कर ये 378 केसेस हो गए 2023-24 तक। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय था। तो जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूजीसी को कि इस पर आप कोई रेगुलेशन लेकर आइए। रेगुलेशन का मतलब होता है कि एक गाइडलाइन जो कि कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को दे रहा है यूजीसी कि इस तरह से आपको इन चीज़ों को हैंडल करना है। ये कोई डायरेक्टली इस तरह का एक्ट नहीं है कि बस ये लागू हो गया और हम सबको जेल में भेजने वाले हैं। ऐसा कुछ भी मिसकंसेप्शन लोगों में, भ्रम लोगों में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसको समझिए कि हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं। जिस तरह से आपने सुना होगा सालों से एंटी रैगिंग का रेगुलेशन चल रही है कॉलेजेस में। जब हम कॉलेज में बच्चे आते हैं तो उनसे एक एफिडेविट लेते हैं कि आप रैगिंग नहीं करोगे, और उसके सारे सज़ा और सारे रूल्स बताए जाते हैं। रैगिंग करने पे पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, और उसके बाद उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब तक वो उस कैंपस में है तब तक वो अपने से जूनियर या किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ रैगिंग नहीं करेगा, उसे हैरेस नहीं करेगा। तो ये एक रेगुलेशन चलती आ रही है, बट आपको भी पता है कि रेगुलेशन आने से कोई रैगिंग ख़त्म नहीं हुई है कैंपसेस में, अभी भी चल रही है, अभी भी केसेस आते हैं। रिसेंटली भी केस आया है, बहुत ख़राब केसेस आए हैं रैगिंग को लेके। अभी हमारे ही प्रदेश में केस आया। तो ये कोई जो भी रूल बनाए जाते हैं वो चीज़ों को ठीक करने के लिए बनाए जाते हैं, बट वो भी कोई फूल प्रूफ तरीका नहीं होता है। फुल प्रूफ तरीके समाज से ही निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी, इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इसका मतलब है कि हम भेदभाव उन्मूलन की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि भेदभाव ना किया जाए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, कैंपस में, उच्च शिक्षा संस्थानों में। हम समता के संवर्धन की बात कर रहे हैं। कैसे हम इसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ग्राउंड बनाएंगे उसकी बात हो रही है। तो अगर मैं ये गैजेट से पढ़ के आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो ये जो उद्देश्य है इसका ये है: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, दिव्यांगजनों तथा इनमें से किसी पर भी अगर कोई विरुद्ध कोई भेदभाव किया जाता है तो उसका उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थान में हितधारकों के मध्य पूर्ण समता का और समावेशन का संवर्धन करना। ये बोल रहा है कि जितने भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में एक अच्छा एनवायरनमेंट रहे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहे, और वहाँ पर कोई भी किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार ना कर रहा हो, जिसमें कि सब आते हैं, SC, ST, OBC और जाति के
आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर बहुत तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। काला गोरा देखकर, जन्म स्थान के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, जेंडर के बेसिस पे आप देखते हैं कितनी सारी टिप्पणियां की जाती हैं महिलाओं पर। तो इन सब की बात ये कर रहा है और किसी भी तरह के भेदभाव की चिंता कर रहा है कि इस तरह के भेदभाव को हमें हटाने की ज़रूरत है और इसको हमें अपने जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उससे बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये समझिए कि यहाँ पर ये ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है कि हम आपके जो SC ST बच्चे हैं उनके खिलाफ़, जो हमारे जनरल कास्ट के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कोई हैरेस किया जाएगा या ऐसा कुछ गलत किया जाएगा। ये केवल ये बोल रहा है कि आपको अपने कॉलेज में, UGC बोल रहा है सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, कि आपको अपने कैंपस में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल मतलब आप एक ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी वहाँ पर पढ़ने आए हैं उनको बिना भेदभाव के पढ़ने का मौका मिले। एक आप इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाएंगे जिसमें कुछ मेंबर्स होंगे, उसकी मैं अभी बात कर रही हूँ आगे। इसके अलावा आप एक हेल्पलाइन बनाएंगे जिसमें कि ऐसा कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। इसके लिए आप स्क्वाड्स बनाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कैंपस में एंटी रैगिंग स्क्वाड्स होते हैं। मैंने भी कई बार इस तरह के स्क्वाड्स में ड्यूटी दी है। तो ऐसे स्क्वाड्स होते हैं जो चेक करते रहते हैं, कैंपस में घूमते रहते हैं कि भाई इस तरह का कोई रैगिंग का इंसिडेंट तो नहीं हो रहा है, तो इसी तरह से इस तरह के कोई भेदभाव या टिप्पणियां तो नहीं की जा रही हैं, उसको देखने के लिए हमारे आसपास इस तरह के स्क्वाड्स रहेंगे। तो इस तरह के तरीके अपनाने के लिए UGC ने गाइडलाइन दिया है। इसमें बहुत ही चुनिंदा चीज़ों को उठाकर उनको ही हाईलाइट कर कुछ एक सेक्शन है सोसाइटी का जो हमेशा ही चीज़ों को गलत तरीके से परोसने पर विश्वास रखता है, तो वही कुछ वर्ड्स उठाकर उन्होंने इसमें हल्ला करना शुरू कर दिया है। और आम जनता जो कि इस लीगल चीज़ को, डॉक्यूमेंट को पढ़ नहीं रही है, समझ नहीं रही है, वो केवल उनकी बातों में आ रहे हैं और यही मान रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हमारे लिए, जनरल कैटेगरी के लिए ये हैरेसमेंट का एक टूल दे दिया है हमने SC ST कैटेगरी के हाथ में। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें सभी स्टेक होल्डर्स की बात की जा रही है। हम केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेक होल्डर का मतलब होता है इस कैंपस में काम करने वाला हर व्यक्ति, वहाँ के VC से लेकर डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जितने हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी उस कैंपस में है उससे संबंधित है, वो सब स्टेक होल्डर्स होते हैं, हितधारक होते हैं। और उन सब की बात हो रही है। अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे पर कोई किसी भी तरह का भेदभाव करने की कोशिश करेगा, कोई गलत टिप्पणी करेगा या कोई गलत व्यवहार करेगा या कुछ हैरेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको रोकने के लिए ये बात की जा रही है। अब आप देखिए, जो इसमें समता समिति की बात हो रही है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी जो आप सेल बनाएंगे उसमें आप एक कमेटी बनाएंगे जो कि इस तरह के केसेस को देखेगी। जैसे एंटी रैगिंग को देखने के केसेस को देखने के लिए एक एंटी रैगिंग कमेटी होती है। अगर कोई सेक्सुअल कंप्लेंट्स होती हैं आपके कैंपस में तो उसको हैंडल करने के लिए सेक्सुअल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होता है कैंपसेस में। इस तरह के बहुत सारे टीचर्स ने इस तरह के काम ऑलरेडी करे हुए होते हैं, इस तरह की कमिटीज़ में रहे होते हैं। मैं भी रही हूँ जब मैं कॉलेज में थी। ये जो समिति बनेगी ये यही चेक करेगी कि अगर इस तरह की कंप्लेन आती है तो ये 24 घंटे के अंदर उस कंप्लेन का संज्ञान लेंगे। अब इसमें देखिए आपकी मेंबर कौन कौन रहेंगे। मेंबर हैं इसमें, ये मैं फिर से आपको गैजेट से पढ़ के बता रही हूँ। समता समिति का गठन इस प्रकार से होगा। संस्थान के प्रमुख प्रदेन अध्यक्ष, मतलब जो भी उसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो कि जनरली एक VC होता है, तो वो एक उसके हेड रहेंगे। और ये कोई जाति के बेसिस पे नहीं हो रहा है कि हेड जो है वो जो भी हेड होगा वही उसका समिति का भी हेड रहेगा। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर या वरिष्ठ संकाय सदस्य, सीनियर प्रोफेसर जो भी हैं वहाँ पर, उनमें से कोई 3 लोगों को उस समिति में रखा जाएगा। फिर वहाँ का एक कर्मचारी जो शिक्षक के अतिरिक्त, मतलब जो नॉन टीचिंग स्टाफ होता है कॉलेज में, उसमें से किसी एक व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि, जनरल समाज से आने वाले 2 कोई प्रतिष्ठित लोग जो कि इस तरह का अनुभव रखते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, जिनका नाम है, जिनको एक अच्छी दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे 2 लोग उसके सदस्य रहेंगे। और 2 छात्र प्रतिनिधि जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उस पैनल में, जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, जो कि एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उस कमेटी में बैठेंगे, ताकि वो रहें वहाँ पर और वो ये बता सकें कि भाई छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, जो भी डिसीजन लिया कमेटी ने वो सही डिसीजन था। तो छात्र प्रतिनिधि भी वो बच्चे हैं जो कि अपने क्षेत्रों में अच्छा करते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, समझदार माने जाते हैं हमारे समाज की दृष्टि से, उन बच्चों को रखा जाएगा। और इसके अलावा समान अवसर केंद्र का समन्वयक सदेन
समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। एक उसमें से सदस्य सचिव होगा। और इसमें लिखा गया है एक पॉइंट जो 7 नंबर का पॉइंट है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब इसमें फिर से लोग बात उठा रहे हैं कि इसमें केवल आप SC/ST के मेंबर्स को ही रखेंगे। बिल्कुल गलत बात है। इसमें केवल ये लिखा गया है कि जब आप इनके खिलाफ जो किया जा रहा है भेदभाव उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो सच में आपको उन लोगों को भी समिति में रखना होगा। तो मतलब कोई दिव्यांग भी होना चाहिए, कोई महिला भी होनी चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल कोरम होता है किसी भी पैनल का। इंटरव्यूज़ में और जगह जगह जब भी इस तरह के पैनल बनाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस तरह से सभी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो उस जगह, उस पैनल में, उस कमेटी में। तो केवल उसको यहाँ पर कोशिश करी गई है ठीक करने की। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बवाल मचाने की बात है कि इसमें केवल SC/ST के सदस्य रखे जाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो देखिए, हम संविधान को फॉलो करने वाली कंट्री हैं। संविधान तो बहुत सालों से सबको बराबरी का हक दे चुका है, पर आपको भी पता है कि बराबरी मिली नहीं है अभी समाज में सबको। और कई लोग अलग अलग जगह पर, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो ट्रांसजेंडर हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अलग अलग जाति के लोग हों जिनको बहुत ऊंची जाति का नहीं माना जाता है, वो समय समय पर भेदभाव का शिकार होते हैं। ऐसे हमने बहुत उदाहरण कोर्ट केसेस के रूप में भी देखे हैं और अपने आसपास भी देखे हैं। और ये जो पूरा मामला निकल कर आया है, ये भी इसीलिए आया है क्योंकि प्रिया तड़वी का जो केस हुआ था, उसकी मदर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि इस तरह का कुछ सिस्टम होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन में इसको चेक करा जा सके। क्योंकि आपने सुना होगा उनके केस में, वो बहुत अच्छी एक गायनेकोलॉजिस्ट बनने वाली थी, उनके 3 सीनियर डॉक्टर्स ने उनको हैरेस किया और उसकी वजह से उन्होंने अल्टीमेटली सुसाइड कर लिया। तो ये इस तरह केसेस अभी भी हो रहे हैं। आप आंखें बंद करने से ये नहीं बोल सकते कि हम तो अपने घर में कोई भेदभाव नहीं करते हैं और हम तो इस तरह की बातों का नहीं मानते हैं। तो इससे ये चीज़ साबित नहीं हो जाती कि समाज में ये नहीं हो रहा है। जगह जगह पे ये हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर रहा है गवर्नमेंट पे और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है, तभी इस तरह की रेगुलेशन लाई गई है। एक बहुत आम बात जो मैं आसपास की लोगों से सुन रही हूँ वो ये है कि बच्चों को जेल भेज दिया जाएगा। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसमें कि जेल भेज दिया जाएगा। एक नॉर्मल कमेटी जिस तरह से एंटी रैगिंग की इंक्वायरी करती है या कोई भी प्रॉब्लम जो कैंपस में होती है उसकी इंक्वायरी करती है, वहाँ पर इंक्वायरी ही सज़ा का डिसाइड करती है कि क्या सज़ा होगी। अगर छोटा मोटा सा ऑफेंस है तो वो उसे डांट कर वार्निंग दे के छोड़ देते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात हुई है या दोबारा हुआ है तो उसको कुछ 500, 1000 या कुछ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है या वो रिपीटेड ऑफेंडर है, स्टूडेंट या स्टेक होल्डर, तो उसको फिर सस्पेंशन या इस तरह का कोई एक्शन उस पर लिया जाता है। और एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि उस पर कोई लीगल एक्शन होता है, पुलिस को बुलाया जाता है, जो कि हर केस में होता ही है। कैंपस में कोई नई बात नहीं है। अगर कोई भी इस तरह का गलत चीज़ होती है तो और वो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है तो पुलिस को इन्वॉल्व हमें करना ही होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को जेल में भेज दिया जाएगा जैसे ही कंप्लेन होगी। ये बिल्कुल एक गलत अवधारणा है जो कि फैलाई जा रही है ऐसे एक गलत मानसिकता के लोगों के द्वारा। और इसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस रेगुलेशन को लाने से UGC कास्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रही है, मतलब कि कास्ट का डिवाइड है नहीं, उसको बढ़ा रही है। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। आप ये बोल ही नहीं सकते हैं। आप आसपास अगर एक जागरूक नागरिक हैं, आप आसपास की चीज़ों को समाज में ऑब्जर्व करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कास्ट हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कास्ट का भेदभाव हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो चुका है। आप कहते हैं कि आप नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो नहीं रहा है समाज में। छोटे छोटे तरीक़ों से अलग अलग तरह के भेदभाव हमारे समाज में किए ही जाते हैं। ये कास्ट की ही नहीं बात हो रही है, सभी तरह के भेदभाव किए जाते हैं। महिलाओं को रोज़ इस तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है, ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, परिवारों में, हर जगह। और इसी तरह से ट्रांसजेंडर्स को बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, दिव्यांगजनों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और आपको ये समझना चाहिए कि जो भी जिस स्थिति में है, जहाँ वो पैदा हुआ है, जिस तरह का वो दिखता है, काला है, गोरा है, या एक खास कोई जाति में पैदा हुआ है, या वो दिव्यांग है, या वो महिला है, तो इसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है। ये तो भगवान ने उसको जो दिया है उसके साथ वो चल रहा है। ये कोई उसका अपना किया थोड़ी है। उसके कर्म के लिए आप उसे सज़ा दीजिए या उसके लिए उसको बोलिए इन चीज़ों के लिए कि वो कहाँ उसकी पैदाइश हुई है, ये कोई उसके कंट्रोल की बात थोड़ी ना थी। और फिर भी आप उसके बारे में बात करते हैं, हमारे समाज में लोग उसके बारे में टिप्पणियां करते हैं। ये आम बात है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी हमारे समाज से ख़त्म हो चुकी है। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ही बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। और ऐसा भी इसमें लोग कह रहे हैं कि ऐसे रूल्स हैं कि इसमें फॉल्स कंप्लेंट्स लगाई जाएंगी। हाँ, इसमें एक ही कमज़ोरी है कि फॉल्स कंप्लेंट करने वाले पे क्या एक्शन लिया जाएगा उसकी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कुछ चेंजेस लाएगी सरकार। पर दूसरी बात यह है कि अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो ऐसा तो हर
एक्ट का, हर रूल का गलत मिसयूज़ करने वाले लोग बैठे ही हैं। जो दहेज के खिलाफ इतना ज़रूरी कानून हमारे देश में लाया गया है, उसको मिसयूज़ करने वाले भी केसेस आपने देखे होंगे। तो जो भी रूल होगा उसको मिसयूज़ करने वाले केसेस ज़रूर कुछ ना कुछ सामने आएंगे। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस रूल को ही हटा दें, कि हम बोलें कि भैया दहेज के खिलाफ जो भी एक्ट है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि फॉल्स कंप्लेन अब आने लगी है। तो फॉल्स कंप्लेन करने वालों को चेक करने के लिए हमारा लीगल सिस्टम है, पुलिस है और कोर्ट है और तरीके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन रूल्स की ज़रूरत नहीं है, रूल्स की बिल्कुल ज़रूरत है और वो हमें लाने ही पड़ेंगे, उन पर हमें काम करना ही पड़ेगा। जैसे कि एंटी रैगिंग का डिक्लेरेशन कॉलेज में एंटर करते समय, एडमिशन लेते समय बच्चा पढ़ता है, उसी तरह से इस तरह का भी एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा। तो ये केवल ये चीज़ें हैं कि हम बार बार बच्चों को और जो भी लोग आ रहे हैं उस सिस्टम में, उनको याद दिला रहे हैं कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है, ये गलत बात होती है और इसको हमें हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात को कि हम सारी जो बवाल चल रहा है, जो सारा डिस्कशन चल रहा है, उसमें सारे ही लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो बच्चों पे ही पूरा का पूरा लागू हो जाएगा, जनरल कैटेगरी के बच्चे सफ़र करेंगे। तो एक्चुअली ये सारे स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है और किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन करने की, भेदभाव करने की, हैरेसमेंट करने की सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी होती है वो टीचर्स के पास, PhD गाइड्स के पास और सीनियर ऑफिशियल्स के पास होती है। बच्चे उतने ज़्यादा इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते भी नहीं हैं। तो इस तरह के ही हैरेसमेंट को रोकने की चिंता यहाँ पर करी जा रही है, इसीलिए सारे स्टेक होल्डर्स की बात गैजेट में की गई है। तो ये केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप बहुत सारे केसेस देखते हैं कि फीमेल्स को, दूसरे स्टूडेंट्स को, ट्रांसजेंडर्स को कितनी बार इस तरह के हैरेसमेंट की वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और कई बार एक्सट्रीम केसेस में डिप्रेशन, सुसाइड की लेवल तक वो लोग पहुँच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें बहुत एक समाज के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे कि रिज़र्वेशन का जो एक्ट है वो अलग है और ये बिल्कुल अलग बात है। तो आप ये रिजर्वेशन से कनेक्ट मत करिए। ये एक समता का अधिकार और समता की चिंता करने के लिए कैंपस में किया जा रहा है और जो रिजर्वेशन है वो अपने आप में एक अलग एक्ट है। SC ST जो एक्ट है, वो डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है, वो अपने आप में अलग एक्ट है। इससे उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जैसे कि OBC में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है ताकि जो सही में वंचित लोग हैं उन तक उसका लाभ पहुंचे, उसी तरह से ही SC ST कैटेगरीज में भी सरकार अब आगे क्लैरिफिकेशन ला रही है, क्लासिफिकेशन ला रही है और जिसमें कि फिर देखा जाएगा कि इस तरह से जो लोग ऑलरेडी उसका लाभ ले चुके हैं कई बार, वो उसका लाभ न लें और सच में जो वंचित लोग हैं उन जातियों तक उसका लाभ पहुँचे। तो उस पर काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो चीज़ें चल रही हैं और सरकार भी उस पर लगातार काम कर रही है। यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारे को ये समझने की है कि एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को समझाएं कि छोटी उम्र से ही बच्चों को ये आदत डालें और ये बातें समझाएं, बार बार इस बारे में चर्चा करें हम परिवारों में कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, अपने आसपास के लोगों के बारे में गलत कमेंट नहीं करना है और गलत सोच नहीं होनी चाहिए। जो हमारी सोच होती है इसीलिए वो कमेंट के रूप में बाहर निकलती है। तो ये एक चिंता का विषय है और ये बहुत इसमें काम करने की ज़रूरत है। हम कुछ परिवार पढ़े लिखे लोग या ऐसा कुछ होने से नहीं कर रहे हैं, ये कहने से बात पूरी नहीं हो जाती है। हमारे समाज में बहुत अभी इस पे काम करने की ज़रूरत है, इसकी चिंता करने की ज़रूरत है। लड़कियां अभी भी हैरेसमेंट फेस करती हैं डेली बेसिस पे, ट्रांसजेंडर्स अभी भी हैरेसमेंट फेस करते हैं और छोटी जाति के, काला होने की वजह से, अलग दिखने की वजह से, अलग नस्ल के होने की वजह से बहुत सारी टिप्पणियाँ बहुत ही आम तौर पर और बिल्कुल ही एक मजाक के रूप में कर दी जाती हैं और ये कभी भी चिंता नहीं की जाती कि सामने वाला इससे कितना प्रभावित हो रहा है, उसे कितना दुख पहुंच रहा है इन तरह की बातों से। और अगर ये बार बार करा जा रहा है और इसको एक प्रैक्टिस बना लिया गया है अपने आसपास, तो ये बहुत चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि इस पर हमें पूरे समाज को इसकी चिंता करनी चाहिए और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इस रेगुलेशन को। इसकी चिंता करी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए रेगुलेशन लाना पड़ा है UGC को, क्योंकि ये चीज़ें आ रही हैं सामने, डेटा में दिख रहा है कि ये हो रहा है। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी अपने सभी साथियों को, जो कि ज़्यादातर लोग उसमें से माँ बाप हैं जो उसकी बच्चों की चिंता कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप भी अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए एक बार कि क्या आपने कभी किसी महिला पर, किसी दिव्यांग पर, किसी गरीब पर, किसी ट्रांसजेंडर पर या किसी खास जाति या नस्ल के व्यक्ति पर कोई घटिया बात नहीं सोची या नहीं टिप्पणी करी? कभी ना कभी हम सब इसके गलती के ज़िम्मेदार हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों, अपने में भी ये सुधारें और अपने बच्चों में भी ये सुधारें कि हम इसे ऐसा करना ही गलत है। अभी रिसेंटली आपने देखा था हमारे प्रदेश में, हमारे देहरादून में ही इस तरह का केस सामने आया था, जब एक बड़ा मासूम स्टूडेंट एंजल, जिसकी इसकी वजह से, इसी एक नस्ल भेदी टिप्पणी की वजह से ही बात बढ़ी और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, तो जो कि बहुत ही दुखदाई बात थी।
तो इस तरह के केसेस अभी भी हो रहे हैं। कुछ छोटे केसेस होते हैं या कुछ लोग झेल लेते हैं या कुछ लोग रिपोर्ट भी नहीं करते डर से, भेदभाव से। इसीलिए इस रेगुलेशन में इस तरह की चीज़ें लाई गई हैं कि अगर आप कंप्लेन चाहो तो अपनी कंप्लेन में अपना नाम उजागर ना करो जो कंप्लेन करने वाला है। इस तरह की कुछ चीज़ें रखी गई हैं क्योंकि ये सारी चिंताएँ करनी पड़ रही हैं यूजीसी को इन केसेस को देखते हुए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस गैजेट को, इसका PDF अवेलेबल है ऑनलाइन, उसको आप चाहें तो पढ़िए। अगर आपको लगता है कि एक लीगल भाषा में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए। सब तरह के इस पे आप वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है जो मुख्य बातें अभी तक मैंने सुनी हैं अपने आसपास के लोगों से चिंता के रूप में, लेकिन उसके बारे में मैंने बात करने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इसके खिलाफ लोगों ने याचिका दायर की है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ही इस रेगुलेशन को लाने को बोला था। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लॉजिक बनता है। हमें फालतू चिंता न करके इसके भाव को समझना चाहिए और अपने बच्चों को और अपने आप में भी ये बदलाव लाना चाहिए। बच्चों पर ही नहीं, बड़ों पर भी ये बात लागू होती है कि हम इस तरह के भेदभावपूर्ण टिप्पणियां ना करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें और समझें कि जब किसी पर इस तरह की टिप्पणियां व्यवहार किया जाता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। जब हम पे गुजरेगी तो हमें पता चलेगा, नहीं तो हमें लगता है कि हम तो मजाक में कह रहे हैं, बहुत हल्के में इन बातों को कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी चिंता करनी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए यूजीसी को मजबूर होकर इस तरह का रेगुलेशन लाना पड़ा है। तो कृपया इसके बारे में भ्रम ना फैलाएं, गलत सलत बातें ना बोलें और फालतू में विरोध ना करें। इस बात का चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उसका दूरगामी जो प्रभाव है वो देखने की कोशिश करें। हमने लड़कियों को पढ़ने के लिए रिजर्वेशन दिया, उन्हें नौकरी में रिजर्वेशन दिया, तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं। तो जब हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, समता का अधिकार दिया जाएगा, तो ज़रूर सब लोग निकल कर अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकल कर आगे आएंगे और अच्छा करेंगे। आने वाले सालों में हमें अगर देश को आगे ले जाना है तो इन चीज़ों के बारे में हमें चिंता करनी ही पड़ेगी। तो इसके बारे में मेरा अनुरोध है कि कृपया आप इस पर भ्रम ना फैलाएँ, इसको पढ़ें, इसको जानें और फिर इसके बारे में डिस्कशन करें। धन्यवाद।